यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देखा हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहे होंगे, क्योंकि आज जो है वो अपना एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। आप जाएंगे एचपीएससी की साइट पे, वहां पे नोटिफिकेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पे सिलेबस में जब आप देखेंगे तो उधर आपको ये देखने को मिलेगा, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कॉमर्स का अपना सिलेबस है वो हमारा आ गया। जैसे कि आपको पहले भी मैंने एक वीडियो जो है वो बनाकर डाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 3 स्टेजेस जो है वो होने वाली है। एक तो है स्टेज नंबर 1 जिसके अंदर होगा आपका स्क्रीनिंग एग्जाम, फिर स्टेज नंबर 2 जो है जिसके अंदर आपका होगा बेसिकली सब्जेक्टिव एग्जाम डिस्क्रिप्टिव, और फिर स्टेज नंबर 3 जो है वो है आपका कौन सा, इंटरव्यू का। ओके, तो जो सिलेबस था स्क्रीनिंग के लिए और सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए वो बेसिकली उसमें कॉमर्स का जाना था। तो बहुत बार पहले भी लोग ऐसा बोल रहे थे कि उसके अंदर जनरल पेपर आएगा, लेकिन जनरल का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना जो है वो ओनली एंड ओनली जो सब्जेक्ट का जो बेसिकली जो अपना पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, ओके, तो वहीं से जो है पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। अब अगर आप देखेंगे इस सिलेबस को, तो ये जो सिलेबस है ये सारा का सारा यूजीसी नेट का पेपर नंबर 2 जो है वो एज इट इज इन्होंने जो है वो कॉपी किया है, ठीक है ना। तो जो पेपर नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो पेपर नंबर 2 के अंदर टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट है, ओके, तो वो 10 के 10 यूनिट जो है वो इसके अंदर डाल दी गई हैं। ओके, तो जैसे ये यहाँ पे मैंने जो है इसमें पूरा का पूरा बताऊंगा आपको, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं एक बार। सबसे पहला यूनिट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस का, दूसरा जो यूनिट है अकाउंटिंग ऑडिटिंग का, तीसरा इकोनॉमिक्स का, फिर चौथा है फाइनेंस का, पांचवा आपका स्टेट एंड रिसर्च का, छठा है आपका मैनेजमेंट एचआरएम ओबी का, सातवां है आपका बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, 8वीं यूनिट है मार्केटिंग की, 9वीं है आपका लीगल एस्पेक्ट का, और 10वीं जो यूनिट है वो आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ओवरऑल मिलाकर के ये 10 यूनिट है, टोटल मिला के 10 यूनिट्स है जो आपको जो है वो कवर करनी है। ओके, और 10 यूनिट का सिलेबस ये आपको जो है वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये अपने को जो है पढ़ के जाना है। तो इसी में से आपका जो वो स्क्रीनिंग एग्जाम आएगा, लगभग आप ये मानो कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन जो वो पूछेंगे। ओके, तो यहीं से आपका स्क्रीनिंग आएगा और बाद में इसी का आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है, इसमें पूरा इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, मैक्रो, माइक्रो वो सब एनवायरनमेंट जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपका जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, ये अलग से 2 एक्ट है। इसके अलावा सोशियो कल्चर फैक्टर और उनका जो क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है बिजनेस पे वो, और साथ में सीएसआर। इसके अलावा अगर बात करें तो स्कोप एंड इंपोर्टेंस होता है इंटरनेशनल बिजनेस, फिर आपका आईबी का टॉपिक है। इसमें ग्लोबलाइजेशन, उसके ड्राइवर कौन कौन से हैं, मोड ऑफ एंट्री, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की जो अपनी 14 थ्योरीज है वो सब इसका पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा टैरिफ, नो टैरिफ बैरियर, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन के इंटरनेशनल ट्रेड में वो सब आएगा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया अपना, एफडीआई का टॉपिक हो गया, एफडीआई, एफपीआई एंड टाइप ऑफ एफडीआई का टॉपिक हो गया। इसके अलावा आपका बीओपी का टॉपिक इसके अंदर जो है वो आएगा, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर आपका जो है यूरोपियन यूनियन, एशियान, सार्क, नाफ्टा, नाफ्टा का जो अब नाम है वो क्या हो गया, यूएसएमसीए, ये सब अपने को जो है पढ़ के जाना है। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपना आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक की 5 बॉडीज अपने को जो है पढ़ के जानी है, और अंकटाड हो गया, और फिर डब्ल्यूटीओ का टॉपिक है। तो ये तो अपना फर्स्ट यूनिट हो गया। फिर आपका सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, इसके अंदर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है जिसके अंदर बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म और ये सब आ जाएगा। इसमें आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है जिसके अंदर आपका बेसिकली इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, डिबेंचर, ये सब आ जाएगा। इसके बाद होल्डिंग कंपनी, ये सब। इसके अलावा अपना जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है जिसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो आपका रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सब आ जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपका जो है ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, ये सब आएगा। इसके अलावा अपना जो है एचआरए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, 3 अकाउंटिंग ये अलग से हैं, और फिर अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टॉपिक है। ओके, ये तो है अकाउंटिंग का, और फिर ऑडिटिंग का टॉपिक भी है। ऑडिटिंग के अंदर आपका जो है वो इसमें आएगा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का, वाउचिंग वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, ये सब। फिर रिसेंट ट्रेंड जो है ऑडिटिंग के अंदर मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट, ये टॉपिक आएगा। बात करेंगे इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली आपका मीनिंग एंड स्कोप आएगा, ऑब्जेक्टिव के बिजनेस होंगे वो आएंगे, फिर आपके सारे के सारे जो सीक्वेंस चलेगा। सबसे पहले डिमांड से आपका लॉ ऑफ डिमांड हो गया, और इलास्टिक डिमांड हो गया, उसका मेजरमेंट कैसे करना है, और एआर और एमआर में क्या रिलेशन है। इसके अलावा आपका कंज्यूमर बिहेवियर हो गया जिसके अंदर यूटिलिटी फंक्शन और इंडिफरेंस, मतलब दोनों अप्रोचेस आएंगे आपका। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, लॉ ऑफ रिटर्न, ये सब। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये दोनों आएंगी। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट का पूरा टॉपिक आएगा जिसके अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, चारों तरह की मार्केट इसके अंदर जो है वो आने वाली है।
फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये टॉपिक भी इसके अंदर पूछा जाएगा। फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो फाइनेंस के अंदर सबसे पहले तो आपका मतलब यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो आपका डोमेस्टिक फाइनेंस और एक इंटरनेशनल फाइनेंस भी है। ओके, डोमेस्टिक फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर तो आपका वही सबसे पहले तो स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फिर आपका लीज फाइनेंसिंग, ये तो हो गया आपका पैसे कहां कहां से इकट्ठा कर सकते हैं वो सोर्सेज आ गए। फिर उनकी कॉस्ट हो गई, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, फिर कैपिटल बस्टिंग हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और उसके बाद में डिविडेंड डिसीजन। इसके अलावा रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ये टॉपिक। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंस है उसके अंदर आपका आएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो है एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन कैसे होता है, हेजिंग के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक जैसे ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड स्वैप, ये सब। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें एडीआर, जीडीआर मतलब यूरो इशू, वो सब आएगा। एंड इसके अलावा है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का टॉपिक। ओके, फिर बात करते हैं बिजनेस स्टैट का। बिजनेस स्टैट के अंदर एक तो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया जिसके अंदर आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पांचों में जो है वो वे अपने को पढ़ने पड़ेंगे, मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। फिर आपका डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आएगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके तीनों बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, ठीक है। फिर आपका रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च के अंदर बेसिकली पहले तो रिसर्च का टॉपिक, देन उसके बाद में फिर डेटा का टॉपिक, डेटा का कलेक्शन कैसे कैसे करना है ये सब। फिर आएगा आपका सैंपलिंग का टॉपिक। ओके, मेथड ऑफ सैंपलिंग कौन कौन से, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। फिर आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक दोनों तरह के टेस्ट आएंगे, और पैरामीट्रिक के अंदर आपका लार्ज साइज और स्मॉल साइज दोनों टेस्ट आएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका है रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद है यूनिट नंबर 6 जिसके अंदर बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम और ओबी तीनों के फंक्शन, तीनों जो है उनके पार्ट आएंगे। मैनेजमेंट के अंदर तो पूछा जाएगा प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल के भी, एंड साइंटिफिक जो आपका मैनेजमेंट है बोल दो टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो भी आएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी, डेलीगेशन अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। इसके अलावा एचआरएम के अंदर आएगा एचआरएम है क्या, उसका कॉन्सेप्ट, रोल एंड फंक्शन। फिर एचआरपी क्या होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। फिर ओबी की अगर बात करते हैं तो ओबी के अंदर पूछा जाएगा पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, डेवलपमेंट एंड चेंज। तो ये है यूनिट नंबर 6 का टॉपिक, काफी वाइड है। यूनिट 7 की अगर बात करते हैं तो ये है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक इसके अंदर एक इंश्योरेंस का टॉपिक भी है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के अंदर सबसे पहले तो ओवरऑल ओवरव्यू आएगा किसका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। फिर टाइप ऑफ बैंक जिसमें कमर्शियल, आरआरबी, फॉरेन, कोऑपरेटिव। फिर आपका आरबीआई का टॉपिक आएगा इसके अंदर। फिर बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, फेज 1 में और फेज 2 में वो सब आएंगे। फिर बेसल नॉर्म्स, बेसल 1, 2, 3 एंड 4। फिर आएगा इसमें रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक, एनपीए मैनेजमेंट का टॉपिक। फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट दोनों, एंड जीसेक सिक्योरिटी मार्केट वो भी। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आएंगे जो डीएफआईस हैं, एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड। फिर फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे आरबीआई हो गया, इंश्योरेंस के लिए इरडा हो गया, ये सब। फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कौन कौन से हुए थे। फिर डिजिटाइजेशन का टॉपिक, ये भी इसके अंदर, इसमें इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब। इसके अलावा इंश्योरेंस का टॉपिक भी है। इंश्योरेंस के अंदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ, नॉन लाइफ, रिस्क को कैसे क्लासिफाई करेंगे, एंड मैनेजमेंट फैक्टर जो लिमिट करते हैं इंश्योरेबिलिटी ऑफ द रिस्क, री इंश्योरेंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस, इरडा एंड इट्स रोल। इसके अलावा बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो मार्केटिंग के अंदर बेसिकली आपके पहले तो वो 4 पीस, प्रोडक्ट का, प्राइसिंग का, प्रमोशन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक है। फिर रिसेंट जो ट्रेंड है मार्केटिंग में, जैसे सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड रूरल मार्केटिंग एंड सीआरएम, ये। एंड फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें 10 लॉ इसमें दे रखे हैं, और 2 आपके फर्स्ट आईबी के अंदर है, जिसके अंदर बेसिकली आपके 2 कौन कौन से, एक तो कोपरा और एक है फेमा, ठीक है। इसके अलावा और जो है वो है, एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहला, दूसरा आपका सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चौथा है कंपनी एक्ट, पांचवा एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, छठा जो है कॉम्पिटिशन एक्ट है, सातवां आईटी एक्ट है, आठवां आरटीआई, 9वां है आईपीआर, 10वां है जीएसटी। ओके, ये सब। और फिर बात करेंगे इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स के अंदर जो आपका डोमेस्टिक इनकम टैक्स और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में बेसिकली डीटीडब्ल्यू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और एक आपका है टीपी, ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक। नॉर्मल के अंदर आपका बेसिक आ गया पहले, इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स इंसिडेंस, इसके साथ में आपका एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, पांचों हेड की इनकम आ जाएगी, डिडक्शंस आ जाएगी, ग्रोस टोटलिंग, उसके बाद में फिर आपका असेसमेंट आ जाएगा एंड क्लबिंग का टॉपिक। फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर आपके ये सब टेक्निक जो है, जिसके अंदर बेसिकली कैसे आप टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, वो सब आ गया। और लास्ट में जो है वो आपका टीडीएस का टॉपिक, टीसीएस का टॉपिक, एडवांस टैक्स का, और लास्ट में ई फाइलिंग रिटर्न
ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब असेसमेंट प्रोसीजर का टॉपिक। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जहां से पेपर आने वाला है, ठीक है। और ये एज इट इज सिलेबस है, ये कॉपी किया हुआ है किसका, पेपर नंबर जो अपना सेकंड है एंटी नेट के अंदर, उसका अपने को सब पढ़ के जाना है, हमारे लिए सब चीज रेलिवेंट है। अब इंटेंस कॉम्पिटिशन है, एक बात ध्यान रखना भाई, जबरदस्त वाला जो है वो कंपटीशन रहने वाला है यहां पे, जबरदस्त कंपटीशन। और उस जबरदस्त कंपटीशन में अगर आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है, अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को तो नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा आपको। मतलब यूं नहीं कि ठीक है आज पढ़ रहे हैं, मतलब आज 2 घंटे पढ़ लिए तो कल 10 घंटे पढ़ लिए, परसों फिर 4 घंटे पढ़ लिए, नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, अगर ये 2 चीज आपके अंदर आ गई तो आप समझो कि ये जॉब आपकी जो है पक्की हो जाएगी, नहीं तो बड़ी समस्या होने वाली है। बहुत ही इंटेंस नेचर का कंपटीशन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन याद है कि सर हम तैयारी करें कैसे, हम तो बहुत लगे हुए हैं इस चीज के लिए, लेकिन हम करें कैसे। तो देखिए आपकी ये जो जर्नी है बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो ये पूरी की पूरी ना आपकी एक जर्नी है जो आपको जीनी है। जो ये 2-3 महीने आपके पास में है ना, जिसके अंदर स्क्रीनिंग का टाइम आपको जो मिलने वाला है, तो एक पूरी की पूरी एक जर्नी है जो आपको जीनी है। और इस जर्नी के अंदर आपको जो है वो क्या क्या करना है, इस पूरी की पूरी ये जो जर्नी है इसके अंदर आपको सिलेबस करना है, आपको रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस करना है, तीनों चीजें करनी है। तो अभी आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें, 10 यूनिट का इतना बड़ा सिलेबस इन्होंने हमको प्रोवाइड करवा दिया, अब इसका स्क्रीनिंग होगा, फिर इसी को जो है वो अपने को लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम एमसीक्यूज के ऊपर फोकस ज्यादा करें या हम अभी से सर लिखना शुरू करें या इंटरव्यू की तैयारी करें। तो ये सारे के सारे जो आपके माइंड में अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब का सॉल्यूशन अभी हम जो है इस वीडियो में आगे जो है करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझिए कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से हम अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिएगा अभी हम कैसे प्रिपेयर करें और कौन सी स्ट्रेटजी अपने को जो है वो ऑप्ट करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग जो है वो ऑप्ट करें अगर अपने को जो है वो सक्सेस अचीव करनी है अपनी इस जर्नी के अंदर। तो आपके लिए सक्सेस जो है उसका क्या मायने है, अगर हम बात करें हमारा जो गोल है, ठीक है, इस पूरी जर्नी का, वो क्या है, वो जॉब है। अपने को हर हाल में वो जॉब चाहिए, और अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए अपने को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपने को बढ़िया तरीके से पहले स्क्रीनिंग जो है वो पास करना पड़ेगा, तभी हम बैठ पाएंगे किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर अभी से हम लिखने की तैयारी शुरू करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, टाइम बहुत कम है और उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आप अभी हाल फिलहाल एक ही बस फोकस रखिए कि मुझे हर हाल में ये स्क्रीनिंग जो पेपर है 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं, मुझे 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। अगर ये आपका जो माइंडसेट रहेगा कि मुझे मतलब गलती का तो कोई खाना ही नहीं है भाई, मैं 100 के 100 की तैयारी करूंगा और मैं पूरे 100 में से 100 नंबर लेके आऊंगा, अगर ये सोचकर आप तैयारी करेंगे तो फिर बाकी चाहे कुछ भी करें आपका तो पेपर पास होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये एटीट्यूड अगर आप लेके चलेंगे, इसी चीज को अगर आप परस्यू करेंगे, तो मैं मानता हूं कि पेपर आराम से हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अभी से ये सोचते रहे, मतलब ख्याली पुलाव बनाते रहे, या कि पास्ट में कट ऑफ क्या गया था, पास्ट में तो जी 64 नंबर पे ही हो गया था, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इंटेंस कंपटीशन है पहला। दूसरा, पास के सिनेरियो कुछ अलग थे, इस बार का सिनेरियो कुछ अलग है। तो आप पहली बात तो इस चीज को कंपैरिजन मत कीजिएगा किसी भी पेपर से, या इसी का जो लास्ट और 19 के अंदर जो पेपर होता है उससे। पहला कंपैरिजन मत कीजिए, ना ही आप खुद का कंपैरिजन किसी और के साथ करना कि वो उतने घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी, मतलब कभी तू कितने पढ़ रहा है, वो बोलेगा जी मैं तो 6 घंटे पढ़ रहा हूं, ठीक है मैं भी आज से 6 घंटे, नहीं, उसका लाइफ अलग है, उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। आपको क्या चाहिए, आपको जॉब चाहिए ना, तो उसके लिए और इतने सारे लोगों को हरा के अगर आपको फर्स्ट नंबर पे आना है, तो आप ये एक बात समझ लीजिएगा, आपको जो बोलते ना एकदम ऐसी तैयारी जो आज तक आपने कभी नहीं की, वो आपको करना पड़ेगा। जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो भी देखिए, मैं किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपको सब संभालनी है। लेकिन अगर कल को पेपर नहीं हुआ तो आप मतलब कोई भी ये सुनवाई नहीं है आपकी कि जी मेरी तो शादी हो चुकी थी, मैं तो बच्चे थे, मैं तो नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, ठीक है ना। ऐसा करके क्या होगा, ठीक है आप वैलिड रीजन है, लेकिन क्या जॉब मिल जाएगा क्या, नहीं। तो आप एक बात, बस मेरी एक बात समझ जाइएगा, कुछ भी करके, कुछ भी करके आप तैयारी कीजिए, अपना जितनी भी आप में ताकत है ना वो सब लगा दीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। अगर ऐसा करते हो तो फिर आप मतलब बन जाओगे यार कुछ ना कुछ, और एक बार बन गए ना तो पूरी लाइफ आपकी जो सेट हो जाएगी,
ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप ना मतलब जो भी आपके माइंड में चीजें अगर ऐसी आए, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज अगर आ रही है, आप उसके ऊपर फोकस मत कीजिए, अपना पूरा ध्यान अपनी तैयारी के ऊपर लगाइए, पूरी मेहनत कीजिए, तो जाके बात बनेगी। तो अभी जो माइंड में ये आ रहा है कि यार अभी हम तैयारी कैसे करें, तो क्या स्ट्रेटजी को ऑप्ट करें। देखो अगर आपको ये स्ट्रेटजी ऑप्ट मतलब क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करें ताकि अपनी जो जॉब है, जो अपना मेन टारगेट है वो अपना अचीव हो जाए, तो आपको इस पूरी जर्नी में करना क्या। पहली बात तो आपको एक तो सबसे पहले फोकस करना है किस पे, सिलेबस पे, कि आपका सिलेबस बढ़िया तरीके से हो, ठीक है। दूसरा रिवीजन, वो आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। और तीसरा प्रैक्टिस। ये सब चीजें हम एक साथ जो है वो करवाएंगे। मैं भी आपको अभी जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने एनरोल ऑलरेडी कर भी लिया है, ठीक है, आप भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। अभी जो आपको मैं बता रहा हूं, चाहे आप कहीं से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, किसी XYZ टीचर से पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, लेकिन आपको ये तीनों एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको साइमल्टेनियसली सिलेबस भी करना है, साइमल्टेनियसली रिवीजन भी करनी है जो आपने पढ़ लिया, एंड साइमल्टेनियसली आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये बात समझिएगा, टाइम बहुत कम है, ठीक है। बस ये कि अगर आप कोचिंग लेंगे, चाहे मुझसे चाहे किसी और से, ठीक है, तो टीचर यही चाहेगा कि आपको स्ट्रक्चर में सब कुछ प्रोवाइड करवाएं। बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, अगर आपने मान लो मुझसे कोचिंग ले लिया, अब हम आपको जो है वो ये सब सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं। मान लो ये इनकम टैक्स का बुक है, ये हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये लीगल एस्पेक्ट का बुक है, तो ये इसमें सब चीजें मैंने स्ट्रक्चर वे में ऑलरेडी डाल दी है, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो आप चाहे मुझसे पढ़े चाहे कहीं और से पढ़े, एक बात ध्यान रखना, आपको तीनों चीजें एक साथ लेके चलने, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको सिलेबस भी बढ़िया तरीके से करना है, आपको रिवीजन भी अभी करनी है, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। यह बात ध्यान रखना। इस पूरी जर्नी में ये तीनों चीजें आप एक साथ लेके चलेंगे, तो एट द एंड जब पेपर आएगा ना, तो उस टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप अभी सिर्फ सिलेबस करते रहे और लास्ट में जाके आप सोचो कि मैं रिवीजन कर लूं, नहीं हो पाएगा। आपको सब चीज एक साथ लेके चलनी पड़ेगी, और 2 यूनिट एक साथ लेके चलो। बाकी पूरा का पूरा रोड मैप जो है वो क्या रहने वाला है, वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। कौन सी यूनिट पहले करो, कौन सी बाद में करो, कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जल्दी हो सकती है, वो सब हम अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो मेन चीज है वो ये है कि आप एक साथ जो है वो सभी चीज को लेके चले। दूसरा, 2 यूनिट एक साथ लेके चलना, ठीक है ना। 10 यूनिट है तो 5-5 पार्ट में डिवाइड करो। मॉर्निंग का टाइम निकालो 1 यूनिट के लिए, इवनिंग का टाइम निकालो 1 यूनिट के लिए, तो जाके बात बन जाएगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना, क्रैमिंग के ऊपर ज्यादा मत जाइएगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो उसका एप्लीकेशन आप हर तरीके से कर सकते हो। अगर रट्टा मार के गए तो आप किसी चीज का अगर हम रट्टा मारते ना, तो वही चीज अगर आएगी पेपर के अंदर तो ही हम उसको पहचान पाएंगे। लेकिन अगर किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर अपने को उसमें उस क्वेश्चन को लोग कैसे ही पूछ रहे, एग्जामिनर किसी तरीके से उसको मोल्ड करके पूछ रहे, अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है फिर मैं मार खाने वाला वहां पे नहीं हूं। तो आपको जो है वो रट्टाफिकेशन के ऊपर, मतलब रोड क्रैमिंग के ऊपर फोकस आपको कम करना है, और आप अपना पूरा फोकस कीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। सेकंड जो बात है वो ये, जो प्रोसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो प्रोसेस होता है पूरा जिसमें स्टेप्स आते हैं, उनके ऊपर फोकस ज्यादा कीजिए। आजकल बहुत बार ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि एक मतलब स्टेप दे देगा और शफल करके दे देगा और बोलेगा इसको अरेंज करके बता। तो आपको लर्निंग भी साथ साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया उससे काम नहीं चलेगा, आपको लर्न भी करना पड़ेगा। थर्ड इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अभी से फोकस करें। लाइक अगर मैं बात करता हूं मान लो अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग के अंदर 4 फीचर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं, फंड फ्लो कैश फ्लो के थोड़ी बहुत टेक्निक्स आ जाएगा, रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर आपको अभी से फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करता हूं इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे ईडी निकालने का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का क्वेश्चन आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आ जाता है, वर्किंग कैपिटल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको साथ के साथ में जो करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जहां से पूरे पूरे नंबर आते हैं, ठीक है ना, तो उनको इग्नोर मत कीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरे तो मैथ वीक है, छोड़ो यार क्या ही करना है, नहीं। बल्कि प्रैक्टिकल ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम भी आपका जो है वो मतलब कम ही लगेगा, अगर आता है तो फिर कम लगेगा, ओके। और दूसरा, वहां पे श्योर होते हैं आप, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप साथ के साथ में जो है वो करिएगा। दूसरा, बहुत बच्चों के माइंड में अभी से पता क्या चल रहा है, मेरे पास जो बच्चों के फोन आ रहे हैं वो ये बोले सर सब्जेक्टिव का फिर कैसे करें सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कैसे करें सर, बता दो थोड़ा सा। अरे भाई, सब्जेक्टिव की कहानी तो तब आएगी जब आप स्क्रीनिंग का जो पड़ाव है उसको आप पार करोगे। अगर स्क्रीनिंग ही तुमसे नहीं हो पाया तो सब्जेक्टिव का क्या फायदा। इस टाइम पे सब्जेक्टिव के बारे में बिल्कुल बिल्कुल सोचना बंद कीजिए। आपका दोस्त सब्जेक्टिव कुछ भी कर रहा हो, आप बिल्कुल भी उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग पे कीजिए। स्क्रीनिंग का जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, इसको इसी तरीके से आप करो, ये पास हो जाए, देन फिर सब्जेक्टिव करेंगे, फिर तो सभी करेंगे, है या नहीं है। यस, तो आपको जो है वो क्या, सब्जेक्टिव के लिए आपको सोचना जो है वो बंद करना है और ओनली फोकस करेंगे इस पे, स्क्रीनिंग पे। ये स्टेज अपने को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करनी है। अगर ये स्टेज अच्छे से कंप्लीट कर पाए तो फिर ठीक है, सब्जेक्टिव में बैठेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बढ़िया तरीके से हम तो हैं ही आपके साथ में, आपको मैं करवाऊंगा तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट,
जो नोट्स हमने आपको दिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया, अब आपके लिए ये स्पेशल बात है जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स ले लिया है। ये देखो, एक बार एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा मार्क आएगा बच्चा, इसलिए मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर दूं। वैसे मैं क्लासेस के दौरान आपको बताते रहूंगा। ओके, ये अपने टोटल नोट्स हैं, ठीक है, ये 10 यूनिट्स के नोट्स हैं। ओके, जो आपको पढ़ने हैं 10 के 10 यूनिट, जो अपना जो सिलेबस है जो आपको अभी मैंने डिस्कस किया है, ये उसके नोट्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं। ये नोट्स हमने वैसे ही कट शॉर्ट करके बनाए हुए हैं, मतलब इसमें सब क्रक्स की बातें मैंने डाली हुई है ऑलरेडी। अब यहां पे होता पता है क्या है, बच्चा क्या करेगा, जैसे मान लो ये बुक है मेरा, ठीक है, इनकम टैक्स का बुक है, वो क्या करेगा, इसमें जो मैंने प्रोविजन डाले ना, इसके भी नोट्स पढ़ने शुरू कर देगा। अरे ये क्या है, पहले ये बताओ, ये क्या है, ये बुक है या नोट्स है? एक्चुअल के अंदर ये नोट्स है, बुक के फॉर्मेट में है, लेकिन है तो नोट्स। जब ये ऑलरेडी नोट्स है, इसको भी अगर आप कट शॉर्ट करोगे फिर एग्जाम नहीं निकलेगा। ये सब पढ़ना पड़ेगा तो जाके पेपर पास होगा। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो गलती सभी बच्चे करते हैं वो क्या, वो इसके भी नोट्स बनाने शुरू कर देंगे। ये जो बुक है ना, इनके नोट्स बनाने शुरू कर देंगे। अरे क्यों, ऐसा मत कीजिए, ये ऑलरेडी नोट्स है भाई। और मेरी आदत जो है ना, क्योंकि ये नोट्स है, ये सारे पढ़ के जाने, और मेरी आदत, आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देखिएगा, मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता हूं, एक भी लाइन को मैं स्किप नहीं करता, हर चीज बताता हूं मैं बच्चे को, क्योंकि मुझे पता है इसकी रेलेवेंसी क्या है। ओके, तो अगर आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है ना, तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना भी पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या, कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, बच्चा सेपरेट नोट्स बनाने शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बच्चा जो है वो क्या करेगा, बच्चा कॉपी अलग से, बहुत बच्चे ऐसे होंगे कॉपी मेंटेन करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो कॉपी मेंटेन? हमसे तो सर लिख लिख के याद होता है, हमसे होता ही नहीं ऐसे। तो भाई अपनी आदत को बदलो, आदत बदलो। और अगर फिर भी तुम्हें चूल हो रही है कि नहीं मैं तो लिखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो लिखना है, तो एक काम करो, ये देखो, इस तरह के ना स्टिकी नोट्स आते हैं ऐसे, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। ये देखो, आपने अक्सर लिए होंगे, इस तरह के रंग बिरंग से ऐसे स्टिकी नोट्स आते हैं। ये छोटे वाले हैं और ये बड़े वाले हैं। जिसको ज्यादा मतलब ऐसे, जिसका जी ललचा रहा है लिखने का, ठीक है, जिसका कम ललचा रहा है तो आप एक काम करना, आप छोटे वाले लेना। जिसका ज्यादा ही होता है, मतलब हाथ में खुजली होता है कि नहीं मेरे को लिखना है, तो आप एक काम करना, ये बड़े वाले जो स्टिकी नोट्स आते हैं ये ले लेना, ठीक है। आप इस स्टिकी नोट में जो भी आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस स्टिकी नोट में लिखो, इसको यहां से हटाओ और हटा के इसको पेज के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक पेज है, ठीक है, तो इसके यहां ऊपर आप इसको पेस्ट कर दो, पेस्ट करके उस स्टेपल मार दो। ऐसा करोगे तो रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप अगर कॉपी मेंटेन करोगे, जब रिवीजन की बारी आएगी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं नोट्स रेफर करूं या मैं कॉपी रेफर करूं। कॉपी में आपने कट शॉर्ट कर रखा है, मन आपका बारी बारी बोलेगा भाई कॉपी कर ले, क्योंकि तूने ये नोट्स बना रखे हैं। और अगर वो करोगे तो इसकी बहुत सारी बातें आप स्किप कर दोगे, और बाद में जब आप आओगे एग्जाम में देखोगे, आपको पता क्या लगेगा, पढ़ा तो हुआ है। एग्जाम में देखोगे ये लगेगा पढ़ा तो हुआ है, लेकिन कहां पढ़े ये ध्यान नहीं आ रहा, तो गजनी की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। तो भैया ऐसा ना मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जो है, आप जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। नौकरी एक बार मिल गई ना, तो आप समझ जाइए आपकी लाइफ ऑल टुगेदर आपकी चेंज हो जाएगी, लड़कियों की भी लड़कों की भी, ठीक है ना। तो रिस्क मत लीजिए। ऐसे मेंटोर में अगर आपको कोई बात बता रहा हूं तो प्लीज आप मेरी बात को मानिए, अपनी मत चलाइए। आप कॉपी सेपरेट मेंटेन मत कीजिएगा। लिखने का ज्यादा ही शौक है आपको, तो आप ऐसे स्टिकी नोट्स लीजिए, उनके ऊपर जो आपने लिखना है लिखो और पेज के ऊपर चिपका लो। पेज के ऊपर अगर आप चिपका लोगे, वो चीज सही है कि कल को जब आप पढ़ोगे तो कम से कम बुक से तो पढ़ोगे, और जब आप बुक से पढ़ोगे तो फिर आपको पता है कि हाँ इस पेज में ये स्पेशल बात है, ठीक है मैंने ये पढ़ लिया, तो कोई चीज आपकी स्किप नहीं होगी। समझ रहे हो? तो एक तो ये क्या कि कॉपी में जो है लिखना बंद करो। दूसरा, सेपरेट नोट्स जो है अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना भी है तो आपको लिख के और जो अपना जो नोट्स हैं उनके ऊपर ही कर लेना। दूसरा, डोंट गो सिलेक्टिव मत जाइए, प्लीज डोंट गो सिलेक्टिव। जो आपको प्रोवाइड किया गया वो सब कुछ पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि काम करते दो चैप्टर तो छोड़ ही देते हैं। सर इनकम टैक्स के अंदर तो आपने सर 22 चैप्टर बना रखे हैं, एक काम करते सर कुछ छोड़ देती हूं, नहीं,
सिलेक्टिव नहीं होना, आपको हर चीज जो पढ़ के जानी है। सर लीगल एस्पेक्ट के अंदर टोटल मिला के 12 एक्ट है। सर एक काम करते हैं, कंपनी एक्ट और कॉर्पोरेट ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सर ये बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, या नेगोशिएबल बहुत बड़ा लग रहा है सर, एक काम करते हैं सर इसको छोड़ दें बाकी कर देते हैं। नहीं, आपको नौकरी आधी चाहिए पूरी चाहिए, ये बता दो मुझे। नौकरी अगर आपको आधी चाहिए पूरी चाहिए, सर नौकरी पूरी चाहिए, नौकरी पूरी चाहिए तो तैयारी पूरी करना पड़ेगा, बस इतना बात ध्यान रखिएगा। हमेशा एक ही कहावत पे मैं काम करता हूं और मैं बच्चों को भी यही बोलता हूं, बी मोर टू गेट मोर। अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करना पड़ेगा, सिंपल सी एक ही बात है, एक ही असूल है लाइफ के अंदर। अगर जीवन में आपको कुछ करना है, कुछ सफल बनना है, मतलब कुछ तोड़ना है ना, तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। सभी ये नॉर्मल तो सभी काम कर रहे हैं, सिलेक्टिव तो सभी जाएंगे, आधा अधूरा काम करके तो सभी लोग जाएंगे, तो उसमें और तुम में फर्क क्या? तो अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो फिर आपका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए कि मुझे कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, मुझे सब पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो ये मेरी जो कुछ बातें इन पे ध्यान दीजिए, ओके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये जर्नी है ये बहुत अच्छी होगी, आपका मन भी लगेगा। दूसरा, बहुत बच्चों को भी टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। टेंशन भगाने का सबसे इजी वे, सबसे आसान तरीका जो मैं ऑप्ट करता हूं हमेशा, और लाइफ में आपको भी बहुत काम करेगा, आप भी आगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बताना, वो क्या है? वो है काम करना। टेंशन होती है, पता है टेंशन कब है? इंसान को टेंशन कब होती है? इंसान को टेंशन, और दूसरी बात, इंसान को एक तो टेंशन कब होती है और दूसरा इंसान जो है वो डिप्रेशन में वो कब जाता है मालूम? जब आप जो काम कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, जो काम आप कर सकते हो और वो आप नहीं कर रहे हो किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, जो काम करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है बट आप नहीं कर रहे हो, उस काम के लिए सिर्फ टेंशन होती है। कभी ये टेंशन हुई है हाय रात होने वाली है? कभी टेंशन हुई है क्या? आप मुझे ये बताओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है, दिन होगा रात होगी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज तुम्हारे हाथ में और वो चीज नहीं हो पा रही है उसकी टेंशन होती है। तो टेंशन जो है ना, या जो डिप्रेशन, इंसान डिप्रेशन में पता है कब जाता है? इंसान डिप्रेशन में कभी भी उस काम के लिए नहीं जाता जो उसके हाथ में नहीं है। इंसान डिप्रेस तब होता है जब जो काम वो कर सकता था या कर सकता है बट उससे नहीं हो रहा, या वो नहीं कर पा रहा, या वो नहीं कर रहा है, कि कोई भी रीजन हो, एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन है। तो अगर इसी चीज से टेंशन होती है, इसी चीज से इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका, अब आप तैयारी करोगे ना, बहुत बच्चों को होगा सर हमारा तो जी मलचा रहा है बहुत ही, सर हमें तो टेंशन हो रही है सर रोने, लड़कियों का खासकर हमारा तो रोने का मन करता है। कुछ लड़कियां तो रात को टाइम निकालती है अलग से रोने के लिए, डेली तैयारी करेंगे और शाम को बैठ के रोएंगी, परेशान होंगी बेफालतू के अंदर। सबसे बढ़िया तरीका वो एक ही है, वो क्या है? काम करो। जब कभी टेंशन हो ना, काम करना शुरू कर दो। जब कभी टेंशन हो, एमसीक्यूज उठा लिए, रिवीजन कर लिया, नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, टेंशन अपने आप दूर हो जाएगा, डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंड से अगर काम करेंगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अभी हम लोग जो है वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट कर दिया है, ओके। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे पूरा का पूरा स्टडी मेट, ये 10 किताबें, ये सब आपको आपके होम एड्रेस पे हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। जिस दिन आप कोर्स बाय करेंगे उसी दिन आपको हम ये प्रोवाइड करवा देंगे। प्लस में ये जो बुक्स है इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस वो आपको हम देंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से, वहां पे प्लस हर यूनिट की रिवीजन करने के लिए सेपरेट रिवीजन वीडियोस वो अलग से आपको मिलेंगे, एंड साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज आपको पीडीएफ फॉर्म में हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये 4 चीज हम आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। चार्जेस जो है इसके 17,000 रुपए चार्जेस है, लेकिन अभी 10 अगस्त तक हमने डिस्काउंट चला रखा है। इसके अंदर जो चार्जेस है वो है आपके 15,000, 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल तक आपका, वैसे तो ये बहुत जल्दी आपका होने वाला है, ठीक है, बाकी 1 साल का वैलिडिटी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 15,000 रुपए चार्जेस है। इसके अंदर आपको वो सब चीजें जो है वो मिल जाएंगी, और इसमें हर स्टेज कवर है, 3 स्टेज है ना, स्क्रीनिंग का, दूसरा आपका सब्जेक्टिव और तीसरा इंटरव्यू, ये तीनों चीजें इसके अंदर जो है वो कवर है, ओके। तो बढ़िया तरीके से हमने जो स्टार्ट कर दिया हर चीज, कल से आपको और भी इंटेंसिटी से जो है वो सब चीज आपको देखने को मिलेगा, और ऐप के ऊपर मैं आपको जो है पूरा बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ओके। बाइफर्केशन हम करके चलेंगे, तो बढ़िया तरीके से अगर हम काम करेंगे तो सब चीज पॉसिबल है, और सब बढ़िया तरीके से हो भी जाएगा, ठीक है ना। बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत करवाने की जिम्मेवारी मेरी, करने की जिम्मेवारी आपकी। मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि मेरा हर बच्चे को नौकरी मिले, और आपका भी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको नौकरी मिले, ठीक है। आपका और मेरा, जब दोनों का हमारा लक्ष्य अगर एक ही होगा ना, जी तोड़ मेहनत करेंगे। यार तुम्हारा पेपर है और मैं आपको अगर मेरा अगर पूरा टाइम टेबल दिखा दूं ना, तुम हिल जाओगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, पेपर तुम्हारा है लेकिन तुम लोगों के लिए, अब देखो मैंने पैसे लिए हैं बच्चों से तो मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, ठीक है, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन मैं जितना सीरियस होके आप पढ़ोगे ना, उससे ज्यादा सीरियस होके मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उससे ज्यादा सीरियस होके मुझे पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम की आपके लिए,
ठीक है ना। तो जब मैं अगर मान लो मैंने अगर अपना शेड्यूल जो 16 घंटे का बनाया है, आप क्या विश्वास करोगे, क्योंकि मेरे को और भी चीजें पढ़ानी है, पेपर 1 है नेट का वो भी पढ़ाना है, पीजीटी का कोर्स है वो भी करवाना है। अगर मेरा शेड्यूल 16 घंटे का है तो मैं जिसे नौकरी नहीं करनी, आपको नौकरी करवानी है, और अगर आपको नौकरी करनी खुद को, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका शेड्यूल 16 की जगह 17-18 घंटे का होना चाहिए। मतलब वो इंटेंसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप भी 16 घंटे पढ़ो, आपके पास टाइम नहीं है, मान लो आप जॉब करते हो, फैमिली है, बच्चे हैं, आप कम टाइम दे सकते हो, लेकिन कम टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी जो भी पढ़ो बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ो, तो जाके बात बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो अभी जर्नी है हमारा 2-3 महीने की, जिसके 2-3 महीने में उम्मीद है कि स्क्रीनिंग हो जाएगा। जी तोड़ मेहनत करो, अपना पूरा जी जान लगा दो, क्योंकि गवर्नमेंट ये भर्ती करेगी, हर हाल में करेगी। इसके बाद भर्ती पता नहीं कब आएगी, तो वो उस टाइम पे सर्कमस्टेंस क्या होंगे हमें नहीं पता। आज सब कुछ हमारे फेवर में है, अच्छे तरीके से काम कीजिए, आपका शरीर आपके साथ दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चल रहे हो, आप उठ रहे हो, खुद से सब कुछ कर रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मेहनत करो भाई बढ़िया तरीके से और लग जाओ अपनी तैयारी पे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। बढ़िया तरीके से काम कीजिए, और अब हम कल से ऐसा इंटेंस तरीके से जो है वो काम करेंगे। मतलब वो बोलते हैं ना कि हाँ हमारे बच्चे जो है वो तो जॉब लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता और होगा, लेकिन हाँ मेरे से जो बच्चा पढ़ेगा, मैं ये बोलता हूं कि हाँ अगर आपने जितनी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उतनी तैयारी आपने कर ली, जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी मेहनत आपने कर ली, तो भाई मैं तो मेरे हर बच्चे को जॉब दिलवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए आपको भी जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपना पूरा इंटेंसिटी से काम कीजिए, मैं भी काम करता हूं, और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो फिर कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, और रेगुलर वीडियोस है वो स्टार्ट हो चुकी है, ओके। बाकी पूरा का पूरा जो रोड मैप है, ठीक है, वो कल आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करवा देंगे, और जो स्टडी मैट है वो कल और परसों डिस्पैच हो जाएगा यहां से, ठीक है ना जी। तो लग जाओ तैयारी पे, बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।